Hello friends, today we'll talk about the hypermesis gravidarum. Hope you like this video. So please like it and subscribe my channel. So first we'll discuss about the definition. There are two types of vomiting during the pregnancy. First one is a simple vomiting or milder type vomiting, and second one is hypermesis gravidarum or severe type of vomiting. Simple vomiting is normally common during pregnancy. It's like morning sickness, emesis gravidarum. Patient generally complain करता है normal vomiting और nausea occasionally होता है, इतना मतलब vomiting नहीं होता उस कंडीशन में. बट हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के केस में क्या होता है, ये एक सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होता है. पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है एक दिन में, और पेशेंट कंप्लेन करेंगे. अब पेशेंट का हेल्थ भी इफेक्ट हो जाता है, डिलीटेरियस इफेक्ट होगा पेशेंट के हेल्थ पे, हेल्थ ऑफ द मदर एंड ऑल्सो द इनकैपेसिटीज हर इन डे टू डे. ऑफ कोर्स अगर प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके डे टू डे एक्टिविटी भी हैम्पर होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. आई थिंक यू लर्न द डेफिनेशन. इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग of pregnancy which has got deleterious effect on the health of the mother and or incapacitates her in day-to-day life. Now we'll talk about the etiology or high risk factors. It's mostly occurs in the first trimester. Of course, many time it's limited to the first trimester only. More common in the first pregnancy and tendency to reoccur in subsequent pregnancy. More common in younger age, low body mass, history of motion sickness or migraine, family history of hypermesis gravidum. It's possibility that her mother or her sister also suffer from hypermesis gravidarum. या फिर हाई लेवल ऑफ एससीजी हो. किस किस केस में हाई लेवल होता है एससीजी का? ट्विन प्रेगनेंसी हो, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो, या जीटीडी हो, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज हो, मोलर प्रेगनेंसी हो, उस केस में. मोर मोर कॉमन होता है अनप्लान प्रेगनेंसी, मतलब मदर पहले से रेडी नहीं है, हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ की हो, उस केस में हो सकता है प्रेग्नेंट हो गई पर कोई प्लानिंग नहीं था उस प्रेगनेंसी का, तो अनप्लान प्रेगनेंसी के केस में भी देखा जाता है. एच पाइलोरी इन्फेक्शन के केस में भी देखा जाता है. इटियोलॉजी आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. मोस्टली फर्स्ट लिमिटेड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से. दूसरा था बहुत ईजी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, फिर यंगर एज, मतलब सब कुछ पहले पहले. फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यंगर एज, लो बॉडी मास, हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस एंड माइग्रेन, हिस्ट्री ऑफ हाइपरमेसिस फैमिली हिस्ट्री, फिर हाई लेवल ट्विन प्रेगनेंसी और मोर कॉमन अनप्लान प्रेगनेंसी. ओके, क्लिनिकल फीचर जो है वो क्लिनिकल कोर्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक अर्ली फेज, एक होता है लेट फेज. अर्ली फेज में क्या होता है, वॉमिटिंग थ्रू आउट द डे होगा पेशेंट को, और ऑफकोर्स पेशेंट का डे टू डे एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा. अब ऑफकोर्स वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रहा है तो अपना डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर होगा. नो एविडेंस ऑफ स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन का कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स स्टार्टिंग स्टेज है, अर्ली स्टेज है, तो लेटर ये आएगा कि डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन होगा पेशेंट को. फिर लेट में क्या होगा, स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन होगा. अब पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा, पेशेंट बोलेगा वॉमिटिंग इज इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी विथ रीचिंग. होता क्या पेशेंट में, वॉमिटिंग का फ्रिक्वेंसी वो कंप्लेन करेगा, एक दिन में उसको बहुत बार वॉमिटिंग होता है, 6-7 बार 8 बार पेशेंट कंप्लेन करेगा. और रिचिंग होगा. रिचिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स वॉमिटिंग करते तो वॉमिटिंग से पहले जो आवाज़ आती है, ओ दैट इज रिचिंग. ओके, तो वॉमिटिंग का इंक्रीज फ्रिक्वेंसी होगा विथ रिचिंग. यूरिन क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा पेशेंट को, हो सकता है टू द स्टेज ऑफ ऑलिगुरिया भी हो जाए पेशेंट को. ऑफकोर्स वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके मे भी उसके एपिगैस्ट्रिक पेन हो और कॉन्स्टिपेशन हो. ओके, साइंस क्या होगा ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस का. अब बार बार वॉमिटिंग हो रहा है तो टंग का कोटिंग हो सकता है, आई संकेन हो सकता है, एसीटोन स्मेल हो सकता है ब्रेथ में, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड टेम्परेचर बढ़ सकता है, और जॉन्डिस लेटर स्टेजेस में देखा जाता है, स्टार्टिंग में नहीं देखा जाता है. वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे टू कंफर्म द प्रेगनेंसी. बहुत टाइम हम लोग वो लोग मूवीज़ में नहीं दिखाते वॉमिटिंग हो रहा है, लड़की प्रेग्नेंट है, वही वाला बात है कि स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत को पता ना हो, बट हम लोग जब वॉमिटिंग देखते हैं तो हम लोग वेजाइनल और अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, कंफर्म द diagnosis of the pregnancy. Okay, now we will discuss about the diagnostic criteria. Here, the severe nausea plus vomiting present, plus weight loss more than 5% of pre-pregnant weight or more than 3 kg और इक्वल्स टू 3 kg. क्या होगा, वेट लॉस क्या होगा, प्री प्रेग्नेंट से वुमेन का मोर देन 5% का लॉस होगा, और हो सकता है 3 kg से ज़्यादा वेट लॉस हो, और या फिर कीटोन्यूरिया हो नॉट ड्यू टू एनी अदर कॉज. कीटोन्यूरिया क्या क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, सीवियर नोजिया वोमिटिंग, वेट लॉस मोर देन 5%, प्री प्रेग्नेंट वेट और मोर देन और इक्वल्स टू 3 kg, कीटोन्यूरिया हो नॉट ड्यू टू अदर कॉजेज. दीज आर द 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. Okay, now we'll discuss about the international criteria. International criteria के according all 4 to be fulfilled for the hypermesis gravidarum. First is severe nausea and vomiting. फिर है should begin early in pregnancy. फर्स्ट है कि सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होना चाहिए, अर्ली प्रेगनेंसी में हो रहा है. ठीक है. दूसरा, पेशेंट अनेबल टू, ऑफकोर्स वॉमिटिंग बहुत हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कुछ पीने का मन नहीं करेगा, फिर डेली एक्टिविटी भी अफेक्ट होगा. ये चारों होगा तभी हम उसको हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहेंगे. फिर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे पेशेंट को, अब पेशेंट पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे. ठीक है. यूरिन एनालिसिस में हमको उसका क्वांटिटी ऑफ द यूरिन स्मॉल होगा, कम यूरिन पास आउट होगा, ऑलिगो यूरिया भी हो सकता है, डार्क कलर यूरिन होगा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा यूरिन का, फिर प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होगा,
यूरिन में, और डिमनेस और एब्सेंस ऑफ क्लोराइड होगा यूरिन में, हो सकता है क्लोराइड का एब्सेंस हो और डिमनेस हो जाए। दूसरा करते हैं बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस। तो मेजरमेंट क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजर करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हमें हाइपोकालीमिया मिलेगा, फिर डिक्रीज क्लोराइड लेवल मिलेगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, हाइपोक्लेमिया, डिक्रीज क्लोराइड लेवल, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और कीटोन्यूरिया। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो इंक्रीज होगा, हिमाटोक्रीट रेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन हो गया। जनरली प्रेगनेंसी में क्या होता है, हीमो डाइल्यूशन होता है, बट इस केस में क्या हो जाता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। एक और कंडीशन है जहाँ हीमो कंसंट्रेशन होता है, कहाँ, हाइपरटेंशन में। ओके, नाउ सीरम TSH, T3, फ्री T4 का टेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थायराइड डिसफंक्शन के कारण पेशेंट ये सफ़र करिए। फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी फाइंडिंग, सीवियरली जो इल पेशेंट होगी, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लग रहा है देख के कि वो इल पेशेंट, उसमें हम ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग भी देखेंगे, जैसे कि रेटिनल हैमरेज या रेटिनल डिटैचमेंट देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे फीटल के वाइबिलिटी को चेक करने के लिए, फीटल वाइवल है या फिर मल्टी फीटल प्रेगनेंसी या GTD या मोलर प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। हम लोग ECG करेंगे, क्योंकि सीरम पोटेशियम लेवल चेक करना है, क्योंकि एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है, क्योंकि सीरम हाइपोकैलेमिया हो जाता है पेशेंट को, तो K+ का लेवल गिर सकता है, जिसके कारण हो सकता है हार्ट पे इफेक्ट पड़े, क्योंकि हार्ट में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, IV फ्लूइड देंगे फॉर डिहाइड्रेशन। क्या करेंगे, IV फ्लूइड लेंगे डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि पहले क्या है, स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन को हमें प्रिवेंट करना है। फिर थाइमिन और मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे, कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है तो विटामिन B1 का लॉस हो रहा होगा, विटामिन B1, तो हम थाइमिन और मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे। H2 एंटागोनिस्ट और PPI देंगे, रैनिटेडिन और ओमेप्राजोल, टू एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए। एसिड रिफ्लक्स ऑफकोर्स नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में स्टमक पेन था, एपिगैस्ट्रिक पेन हो, एसिड रिफ्लक्स होगा वॉमिटिंग के टाइम पे। फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट करेंगे, करेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे वॉमिटिंग को। एम ऑफ ट्रीटमेंट इज दिए, क्या क्या हमें करना है, फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है, विटामिन लेवल्स प्रिवेंट करना, विटामिन प्रॉपर होना चाहिए, थाइमिन और मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे, H2 एंटागोनिस्ट देंगे, एसिड रिफ्लक्स और PPI देंगे फॉर इस प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रिवेंट करेंगे, फ्लूइड चढ़ाएंगे, फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस प्रिवेंट करेंगे, करेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे वॉमिटिंग, और लास्ट में प्रिवेंट करेंगे सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर वॉमिटिंग। और उसके साथ हमें प्रिवेंशन भी करना है, केयर भी करना है प्रेगनेंसी का। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स में फर्स्ट आता है इमेटिक ड्रग्स। एंटी इमेटिक ड्रग्स में आता है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन देते हैं हम लोग, या क्लोफेराजीन देते हैं। इसमें डोज क्या होता है, 25 मिलीग्राम, और फेनेग्रेगॉन का और स्टेमेटेल का डोज होता है 5 मिलीग्राम। इसको कितना देते हैं, 2 to 3 times इंट्रामस्कुलर देते हैं। या विटामिन B6 का इंजेक्शन देते हैं, पैराडॉक्सिन 25 मिलीग्राम, या डॉक्सलामिंग 25 मिलीग्राम। इफेक्टिव होता है, सेफ एंड इफेक्टिव होता है दोनों को कॉम्बिनेशन देने से। मेटोक्लोप्रामाइड यूज़ करते हैं ड्रग में। तो अब हम देखते हैं कैसे हम ड्रग देते हैं प्रेगनेंसी में। एंटीमेटिक ड्रग्स कैसे दिया जाता है, पेशेंट को या तो हाइपोवॉल्यूमिया हो या ना हो। फर्स्ट देखते हैं नो हाइपोवॉल्यूमिया, पेशेंट का फ्लूइड लेवल मतलब अभी मेंटेन है, हाइपोवॉल्यूमिया नहीं है, ब्लड में हाइपोवॉल्यूमिया नहीं है पेशेंट को, तो हम ओरल ड्रग देंगे। ओरल ड्रग में क्या देंगे, डाइमेनहाइड्रिनेट और डाइफेनहाइड्रामिन। अगर डाइमेनहाइड्रिनेट और डाइफेनहाइड्रामिन देने के बाद भी अगर वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है तो मेटोक्लोप्रामाइड या प्रोमेथाजीन देंगे। अगर उसके बाद भी वॉमिटिंग फेल हो रहा है तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे पहले। अगर 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन देंगे एक साथ, मेटोक्लोप्रामाइड या प्रोमेथाजीन या मेटोक्लोप्रामाइड डाइफेनहाइड्रामिन देंगे। अगर उसके बाद भी फेल हो रहा है तो हम ऑन्डेंसेट्रॉन देंगे। ओके, नाउ अगर हाइपोवॉल्यूमिया है तो इंट्रावास्कुलर ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं। ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है ना, लेस देन 10 वीक्स में यूज़ कर सकते हैं, बट स्लाइटली क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे थे ऑन्डेंसेट्रॉन को, लास्ट में क्यों दिया गया, लास्ट में, क्योंकि ये इसमें हाई रिस्क होता है सेप्टल डिफेक्ट का इन फीटस में। हो सकता है पेशेंट सफर फ्रॉम द क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। पर अगर ऑफकोर्स वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है तो वैसे भी फीटस अफेक्ट होगा, तब हमको लास्ट में रिस्क लेना पड़ता है और हमें लास्ट में ऑन्डेंसेट्रॉन देना पड़ता है। मैक्सिमम डोज एक दिन में हम लोग कितना दे सकते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन, 8 ग्राम पर डे। अगर बिफोर 10 वीक्स है, तो अगर हाइपोवॉल्यूमिया का केस है तो 2 मेडिसिन को, ऑफकोर्स मैंने पहले ही बताया, 2 मेडिसिन को कंबाइन करेंगे। अगर तब ठीक हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर IV ऑन्डेंसेट्रॉन हम देंगे। ठीक है, अगर कोई हाइपोवॉल्यूमिया नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कोई हाइपोवॉल्यूमिया है, 2 ड्रग एक साथ ट्राई करेंगे। अगर उसके बाद नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हम ओरल ऑन्डेंसेट्रॉन देंगे। इसमें IV देते हैं इमरजेंसी केस में, हाइपोवॉल्यूमिया के केस में, और इसमें ओरल देते हैं। बट सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ओरल एंटीमेटिक ड्रग ट्राई करेंगे, उसके बाद देंगे। फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं 100 मिलीग्राम IV इन अ ड्रिप। कब देते हैं, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन और इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन B1 देंगे 100 मिलीग्राम डेली, विटामिन B6 देंगे, विटामिन C एंड विटामिन B12। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।